जिस फॉर्म के अंदर आप नंबर्स को लिख सकते हैं, वो नंबर्स को आप p/q फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं रैशनल नंबर्स। दिल्ली से हरियाणा जाना, ठीक है, तो मुझे जो दिल्ली से हरियाणा, मुझे पता है मेरे को कहाँ है, दिल्ली से हरियाणा जाना है, मुझे और कोई जगह नहीं जाना, मुझे सिर्फ दिल्ली से हरियाणा जाना है, तो मैं वहां से जाने के लिए इस पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाऊंगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू टूका अकेडमी। चलिए बताइए, सब मौज वोज है आपकी या सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? मौज भी कर रहे हो? अभी तो आप सिर्फ 10th में आए ही हो, इतनी टेंशन क्यों लेनी है पढ़ाई को? अभी पूरा साल पड़ा है, बोर्ड की तैयारी तो हम बहुत यूं कर लेंगे, मैं और आप मिलके तो दोनों ही आराम से कर लेंगे। जब डूका आपके साथ है तो आप आसानी से टॉप कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। सो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया था आपको, आपने उतना रिवाइज करा, उसको पढ़ा आपने? घर पे जाके रिवाइज करा? कितने बच्चों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे अपने? सच्ची ईमानदारी से बताना और कमेंट्स में लिखना कि मैम मेरे को ये नहीं आया या मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है। कोई भी क्वेरी हो आपको तो प्लीज मेंशन जरूर करना। तो बताइए मुझे, कितने बच्चों ने प्रैक्टिस करी है घर जाके या खुद से सेल्फ स्टडी करी है? सच्ची सच्ची बताना, या बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी है? बताओ मुझे, किसी की आवाज नहीं आ रही। करी है सिर्फ थोड़ी बहुत? चलो ठीक है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था, आपको मैंने जो पढ़ाया था थ्योरम पढ़ाई थी, राइट? ये आपको याद होगा। मैंने जो आपको थ्योरम कराई थी वो कौन सी थ्योरम थी? वो एक प्राइम नंबर को इरेशनल प्रूफ करने की थ्योरम थी, याद है आपको? ठीक है, मैंने सिर्फ थ्योरम में आपको इज अ न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली नहीं कराया था, बस एक थ्योरम बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था कि कैसे उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 101% आना ही आना है। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन किया था हमने पी को, जो पी था रूट पी को, उससे इरेशनल प्रूफ किया था। यही चीज मैंने आपको बताई थी। बट नाउ अब हम क्या करेंगे, आज हम इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्म में एक न्यूमेरिकल वैल्यू में सॉल्व करके आपको बताती हूँ। कोई भी एक नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज हमने एक नंबर लिया 2। हमने क्या लिया? हमने एक नंबर लिया, एक डिजिट ली 2। अगर 2 आपका प्राइम है तो मैं इस 2 को रूट लगा के इरेशनल प्रूफ कैसे करूंगी? वो मेथड मैंने आपको बताया था, आपको मैंने सारे स्टेप्स बताए थे कि कैसे उसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, हम पढ़ तो लेंगे, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक हम क्वेश्चंस को आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन फोकस आपको किस पे करना है? कॉन्सेप्ट समझने पे। किस पे करना है? कॉन्सेप्ट समझने में। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था जितना मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करते हैं। आपको रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। You have to prove that √2 is irrational number. ये चीज आपको प्रूफ करनी है। प्रूव दैट, ठीक है, करें कंटिन्यू। अब मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको, क्या करना है? मुझे तो नहीं पता, मुझे कैसे भी करके √2 को इरेशनल दिखाना है, बट उसको दिखाने के लिए मैंने फर्स्ट स्टेप आपको जितना बताया था, योर फर्स्ट स्टेप क्या था, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लेट। क्या लेट करना है आपको? क्या एज्यूम करना है कि जो आपका √2 है उसे क्या एज्यूम करोगे? रैशनल नंबर, राइट। √2 को हम रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। √2 को रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप ही आपका ये है, लेट। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे भी हर एक स्टेप, लेट, एज्यूम। और एक मेन बात और मैं आपको बताऊं, जितना भी आप पढ़ते हैं ना, जितना भी आप सीखते हैं, जो भी चीजें, उनको ना प्लीज नोट डाउन किया करो। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम साइड में अपने खुद के नोट्स बनाते हैं या खुद पढ़ते हैं ना और खुद लिखते हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। हमारे कॉन्सेप्ट जो है पूरे डिटेल में अच्छे से हमारे माइंड में क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना हमारे लिए सबसे मेन फोकस हमारा जो होता है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, क्वेश्चन तो हम आसानी से कर लेंगे।
कि हमने क्वेश्चंस तो में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर कोई हमसे बोलेगा कि हम 2 मिनट से पहले उस क्वेश्चन को करके दे देंगे, बट कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो सब फर्स्ट स्टेप आपने क्या करा, लेट एज्यूम रूट टू इज रैशनल नंबर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, रूट टू को ए अपॉन, क्या करना था बच्चों बताओ मुझे, रूट टू को किसके इक्वल रखना था, हमने दो 4 प्राइम नंबर्स के, फर्स्ट इज योर हमने ए लिया, सेकंड इज योर बी। अब यहाँ पे वेयर ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स, यहाँ पे क्या है, ए और बी आपके क्या है, टू को प्राइम नंबर्स, आपके क्या है, ये दो दो को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और इसमें जो b है, जो डिनोमिनेटर है, वो आपका 0 के बराबर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो रैशनल नंबर की पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी, इन योर फर्स्ट क्लास में भी बताया था, जब रैशनल नंबर के बारे में बताया था, राइट। ठीक है, सबसे पहले एज्यूम कर लिया। अब क्या थर्ड स्टेप क्या करना है, यू हैव टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमें एलएचएस एंड आरएचएस दोनों साइड क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है। तो करते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैथ्स में जितना आप लोग सोचते हो कि मैं इतना लिखना पड़ता है, जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, या हमें थ्योरम बेस्ड टाइप, तब हमें उसमें लिखना भी पड़ता है, क्योंकि लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। और मैथ्स में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करोगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप स्टेप मार्किंग होती है, ये तो पता ही है सबको। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों साइड मैं स्क्वायरिंग करती हूँ, रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करती हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करती, दोनों साइड मैंने क्या कर दी, स्क्वायरिंग करने के बाद आपके पास रूट टू की स्क्वायरिंग जो थी और ए अपॉन बी की स्क्वायरिंग। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब रूट इंटू रूट होता है तो रूट कैंसिल होता है किस केस में, जब जो रूट के अंदर जो डिजिट होती है, जो वैल्यू होती है ना, वो सिमिलर होगी। वो वैल्यू अगर आपकी सिमिलर होगी तो वो रूट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, और जो आंसर आएगा वही, जो नंबर उसके अंदर है वही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 लिख सकती हूँ इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इतना क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें दिख रहे हैं, दोनों आपस में डिवीजन की फॉर्म में है, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाती हूँ तो वो मल्टीप्लाई की सिचुएशन में आ जाएगा। ये आपका हो गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये आपका ये दिखाई दे रहा है आपको, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि जो 2 है, जो वैल्यू 2 है, वो आपके ए स्क्वायर का फैक्टर है। वो क्या है, आपके ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फैक्टर है। अगर वो ए स्क्वायर का भी फैक्टर है तो वो ए का भी फैक्टर होगा, एक स्क्वायर का फैक्टर है तो वो ए का भी फैक्टर होगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो वो 2 डिवाइड ए ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यही था आपका फर्स्ट स्टेप, यहाँ तक क्लियर था, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट सपोज कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, ये मैं रेज कर देती हूँ, एक सेकंड। चाहे आप इसकी जगह फैक्टर लिख लो, चाहे आप डिवाइड लिख लो, दोनों की मीनिंग सेम ही है। ठीक है, अब हमें क्या लेट करना है, अब हमें लेट करना है a इक्वल्स टू, अच्छा p वाले क्वेश्चन में क्या लेट किया था, p इक्वल्स टू ac, यही किया था, p इक्वल्स टू ac। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 इक्वल टू ac, क्या करेंगे,
2 इक्वल्स टू AC। यहाँ पे क्यों करा है ये? अब हमने जो यहाँ पे लेट करा है फॉर सम सी इंटीजर्स के लिए, किस लिए करा है बच्चों? सी इंटीजर। अब हमने जो यहाँ पे जो नंबर लिया है, जो वैल्यू ली है सी, उसके लिए करा है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? सेम वही स्टेप अब आपको यहाँ करना है जो फर्स्ट में आपने किया था, वही सेम सिमिलर स्टेप आपको यहाँ करना है। स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड। स्क्वायरिंग करते हैं। ऑन बोथ साइड हमने अगेन स्क्वायरिंग करी। उसके बाद क्या करना है? क्या स्टेप बताया था मैंने आपको? क्या बताया था? पुट करनी है वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर देना है। जो ए वाली, ए जो फर्स्ट पार्ट मानी है उसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं। एक मिनट स्टॉप कर दो, पानी पी लो। है, ठंडा है वो। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमने? हमें करना है स्क्वायरिंग, बट स्क्वायरिंग करने से पहले क्या करेंगे? जो इस इक्वेशन को है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं इसको लिखकर ट्रांसफर क्या कर सकती हूँ? ए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगी, जो ए है मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगी, और 2 को मैं इधर ले आऊंगी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस पे स्क्वायरिंग करते हैं। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर, इधर सी का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है इतना? ओके, नाउ आपको पता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सी स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन आई है एक। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर के बराबर है। ए स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर के बराबर है। तो इसको मैं उठा के यहाँ पुट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो बोथ आर इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ पुट फर्स्ट पार्ट इन दिस, ये सेकंड मान लेती हूँ, इन सेकंड में, कि मैंने फर्स्ट पार्ट की वैल्यू को सेकंड वाली पार्ट में पुट कर दिया। यहाँ मैं पुट करती हूँ ए स्क्वायर कितना है आपका? 4c स्क्वायर, यहाँ पे 2b के, तो मैं इसकी जगह लिख देती हूँ 2b स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ गया 4c स्क्वायर। ठीक है, क्या था? 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। क्लियर है इतना? ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? बी स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है, 4c स्क्वायर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई दिस साइड आके इधर डिवाइड हो जाएगा। 2 को मैंने 4 से कैंसिल किया, मेरे पास जो बच गया वो बच गया मेरे पास 2c स्क्वायर। क्या बच गया? बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो अब मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो ये 2 है वो बी स्क्वायर का भी फैक्टर है, और इसके साथ साथ वो बी का भी फैक्टर है, जैसे हमने पहले वाले स्टेप में किया था, सेम एज इट इज। तो 2 इज फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। मैंने फर्स्ट में डिवाइड लिखा था, यहाँ फैक्टर लिखा है, वो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंड बात कि अगर वो बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 इज फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो। सो इस कॉन्ट्राडिक्शन के बेस्ड पर हम √2 को इरेशनल कह सकते हैं। वी कैन से दैट द √2 इज इरेशनल नंबर ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दिस इक्वेशन। Hence, √2 is irrational number
हमने कल थ्योरम बेस किया था, एज अ एक नंबर वैल्यू ली थी p, उसको हमने किया था। आज हमने एक क्वेश्चन के बेस करा दिया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे पढ़े? ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको डाउट की कोई गुंजाइश ही ना बचे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन मैं अगर लूं, मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ। दिस इज योर 6 + √2। अब इसे इरेशनल प्रूफ करना है, 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, अब बोलेंगे मैम यहाँ पे तो √2 है, √2 के साथ आपने एक नंबर और लिख दिया, अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे? ये तो उससे भी सिंपल है, √2 को प्रूफ करना थोड़ा टफ भी लग सकता है, बट उससे भी आसान है आपका 6 + √2 को सॉल्व करना। कैसे होगा? सेम आपको वही स्टेप करना है। सबसे पहले इसे क्या मानना है? रैशनल नंबर मानना है। तो लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने मान लिया, ठीक है। आपको फिर क्या करना है? मैंने क्या बताया था, इसको किस वैल्यू, दो को प्राइम नंबर्स के इक्वल में रखना है। तो मैं क्या करती हूँ, 6 + √2 = a/b। सेम वही लाइन आपको लिखनी है, वेयर a एंड b आर टू को प्राइम नंबर्स, ठीक है। दो को प्राइम नंबर्स हैं जहां पे b 0 के इक्वल नहीं है। b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। बार बार रिपीट कर रही हूँ, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। b आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो रैशनल नंबर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी। क्या नहीं करनी? स्क्वायरिंग ही नहीं करनी। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चंस में किया था ना, कि आपने स्क्वायरिंग कर दी इसी स्टेप के बाद लिख के दोनों में, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग नहीं करनी है। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीअरेंजिंग करना है। जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि उनके साइंस, जो उनके मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले साइन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो, 6 + √2 a/b है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। क्लियर? अब मैं क्या करूंगी, मैं इस 6 को उठाकर इधर ले जाऊंगी, तो √2 = a/b माइनस का 6 हो जाएगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे एडिशन का है, दिस साइड आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपका ये जो पार्ट आया है, दिस वन, √2 = a/b माइनस 6, आपको ये जो माइनस a/b माइनस 6 है, a/b माइनस 6 आपका क्या प्रूफ कर रहा है, ये आपका रैशनल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ये आपका रैशनल शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैं वो भी प्रूफ करके दिखाती हूँ आपको क्यों हो रहा है। मैंने मान लीजिए a/b 1/2, दो ऐसे नंबर ले लिए a b की जगह, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने दो ऐसे नंबर ले लिए 1/2। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? पहले तो मेरे पास 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो मैं उसे 1 मानूंगी। जब भी कोई डिजिट, कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होती, तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब मैं इसका एलसीएम लेके इसे नॉर्मली सॉल्व कर दूंगी, और वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो वही चीज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि a/b माइनस 6 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर a/b माइनस 6 रैशनल है और ये √2 के बराबर है, तो √2 भी क्या हो जाएगा, आपका रैशनल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको नॉर्मल अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये आपका हो गया -12/2। तो माइनस का 6/2 कट के आ गया -3/1। दिस इज ऑल्सो योर रैशनल प्रूफ कर रहा है। ठीक है, इस पार्ट को मैं रफ करती हूँ, ये मैंने सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बताया था आपको। ओके, तो a/b माइनस 6 आपका क्या हो गया, इरेशनल, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, आपका इरेशनल प्रूफ हो गया। जब ये चीज आपकी इरेशनल प्रूफ हो गया, तो ये √2, आपका √2 इज ऑल्सो इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। बस, खत्म। सिंपल सा दो स्टेप में आपका टॉपिक की कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। क्लियर है सबको?
आगे बढ़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? Revising rational numbers and their expansion. This is your last topic of this chapter. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये आपका। आपको क्या करना है कि रैशनल नंबर और उनके एक्सपेंशंस को रिवाइज करना है। रिवाइज इन द सेंस कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, इसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, मैं आज फिर से रिपीट करती हूँ। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स क्या होती है? ये कौन सी वैल्यूज होती हैं? कौन से नंबर्स? होल नंबर? नो, होल नंबर्स थोड़ी होते हैं। फिर ना आपके नेचुरल नंबर, ना आपके इंटीजर्स, फिर होते क्या है रैशनल नंबर्स? जब चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर्स का, तो रियल नंबर में फर्स्ट टॉपिक ही आपका रैशनल नंबर बताया था मैंने आपको। क्या होता है रैशनल नंबर? आपके वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में? P अपॉन Q की, P अपॉन Q की, P अपॉन Q की। अब वो P अपॉन Q क्या होता है? ये P अपॉन Q क्या आ गया? कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? आसमान से टपक गया क्या? नहीं, P अपॉन Q एक फॉर्म है। एक क्या है? एक फॉर्म है, विच इज योर एक फॉर्म है ये आपकी, कि P अपॉन Q आपकी एक फॉर्म है। जिस फॉर्म के अंदर जिस फॉर्म के अंदर आप नंबर्स को लिख सकते हैं, उन नंबर्स को आप P अपॉन Q फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स। Natural numbers आपके those numbers which can be expressed, which can be written in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0. जहाँ पे Q की वैल्यू, जहाँ पे डिनोमिनेटर Q is not equals to 0, is not equals to 0. क्यों 0 नहीं होना चाहिए? मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है रैशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी देना चाहूँ तो मैं आपका इसको एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ, जैसे 2/5, दिस इज योर रैशनल नंबर। ये डेसिमल भी कन्वर्ट हो सकता है। आपका ले लो 6/3 या 41/2, दिस इज योर रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ये क्या हो रहे हैं? ये आपके डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रैशनल नंबर्स में डेसिमल्स आते हैं। रैशनल नंबर हमने पढ़ा, उसके डेसिमल्स के एक्सपेंशंस पढ़ने हैं। ठीक है, अब इस एक्सपेंशंस में क्या होता है? ये चीजें होती है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग और नॉन रेकरिंग आता है। टर्मिनेट का मतलब क्या है? हटा देना, टर्मिनेट कर देना। नो। डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स वो वैल्यूज जिसमें पॉइंट लग जाता है, वो डिजिट जिसमें पॉइंट लग जाता है, जिनकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, जिसमें क्या होता है कि पॉइंट लगकर वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले टर्मिनेट की बात करूं तो टर्मिनेटिंग आपकी वो वैल्यूज होती हैं या वो डेसिमल्स होते हैं दैट एंड एट अ सर्टेन पॉइंट, दैट एंड एट अ सर्टेन पॉइंट, की एक पॉइंट पे आकर, कि हाँ हम चलते चलते, जैसे अगर मैंने कोई अपनी एक डेस्टिनेशन मानी है और मुझे वहां पे जाना है। मान लीजिए मुझे दिल्ली से कहाँ जाना है? हरियाणा जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली से हरियाणा जाना है। ठीक है, तो मुझे जो दिल्ली से हरियाणा, मुझे पता है मेरे को कहाँ है, दिल्ली से हरियाणा जाना है, मुझे और कोई जगह नहीं जाना, मुझे सिर्फ दिल्ली से हरियाणा जाना है। तो मैं वहां से जाने के लिए इस पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाऊंगी। तो एक पॉइंट से स्टार्ट करने पर एक पॉइंट पे आके एंड अप हो जाऊंगी। एंडिंग पॉइंट आ गया मेरा, यहाँ स्टॉप हो गया। तो टर्मिनेटिंग वैल्यूज भी वही होती हैं जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे एंड हो जाती हैं, दैट एंड एट अ सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग वाली वैल्यूज समझ आई बच्चों? टर्मिनेटिंग वाली वैल्यूज क्या होती हैं? दैट एंड एट अ सर्टेन पॉइंट्स। ये वो वैल्यूज होती हैं आपकी जो एंड हो जाती हैं, दैट ये आपके वो डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल्स, ये आपके वो डेसिमल्स वैल्यूज होती हैं, ये वो डेसिमल्स वैल्यूज होती हैं, डेसिमल्स दैट एंड एट
अ सर्टेन पॉइंट, क्या होता है कि ये एक सर्टेन पॉइंट पर एंड हो जाती है। क्या होती है? ये सर्टेन पॉइंट पर एंड आ जाती है, एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका अगर एक एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो गई। अब मैं क्या लिख सकती हूँ कि 3.6, तो पॉइंट के बाद 6 ये स्टॉप हो गए, अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रही, तो ये टर्मिनेट हो रही है। ठीक है कि टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेटिंग की मैं बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। टर्मिनेटिंग का बिल्कुल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का अपोजिट होता है। जैसे अप का डाउन, लेफ्ट का राइट, वैसे टर्मिनेटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि वो डेसिमल वैल्यू मतलब वो डेसिमल वैल्यू के बाद जो डिजिट आती है ना, जो पॉइंट के बाद डिजिट आती है, जो पॉइंट के बाद जब डेसिमल्स की वैल्यू जब आती है उसमें पॉइंट आता है, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट आती है आफ्टर द पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, द डिजिट विच इज नॉट टर्मिनेट, वो रिपीट नहीं होती, वो टर्मिनेट नहीं होती, वो आगे बढ़ती रहती है। नॉट, ये वैल्यू कौन सी होती है? द डिजिट, द डिजिट आफ्टर किसके? द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आपके डेसिमल पॉइंट, आपके डेसिमल पॉइंट के बाद द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नो डोंट टर्मिनेट, क्या? डोंट टर्मिनेट। ठीक है, आया समझ में? ओके, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? ठीक है, एक ही टॉपिक पढ़ाया, एक क्वेश्चन कराया जो आपको लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको मैंने कराया था, उसी का एक क्वेश्चन, और आज सिर्फ एक लास्ट टॉपिक। गिनती के कुछ 4-5 टॉपिक है इस चैप्टर में, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे, ये चैप्टर आपका यही कवर अप हो जाएगा। बाद में तो सिर्फ आपको रिवीजन और प्रैक्टिस की नॉर्मल एक बार जरूरत पड़ेगी, फिर तो आप टॉप यूं मार लोगे। जब आप 9th क्लास को अच्छे से कर सकते हो तो 10th तो आपके लिए आसान ही है। सब कहते हैं 9th हार्ड पड़ती है, बट 10th उससे भी इजी है, और आप यूं कर लोगे, टेंशन लेने की तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि इतना इतना स्ट्रेस लूं, मैं को सारा दिन पढूं, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पता चल गया आपको क्या होते हैं। ठीक है, डोंट, ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? बार बार रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे 4.256 ये ऐसे 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 से आगे होते रहते हैं ये, ठीक है, रुकते नहीं है एक पॉइंट पे आके। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीकों से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या होते हैं? दो तरीकों से होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अगर कहीं जाना ही है तो मेरे पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, मैं इधर से भी जा सकती हूँ, उधर से भी जा सकती हूँ। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है कि रिकरिंग भी है, दो पार्ट्स भी है, नॉन रिकरिंग भी है। तो पहले मैं बात करती हूँ रिकरिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसकी बात करती हूँ? रिकरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग? क्या होता है? मैथ्स के लैंग्वेज में नहीं, सिर्फ नॉर्मल एक वर्ड दिया है मैंने आपको, रेकरिंग, उसका मतलब क्या होता है? क्या होगा उसका मतलब? रेकरिंग आपका क्या होगा? कौन बताएगा मुझे रेकरिंग का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? चलिए नहीं बताती हूँ। देखो, रेकरिंग क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है कि बार बार चीजें रिकर कर रही हैं, रिकर कर रही हैं, कि बार बार हो रही हैं, वो चीजें रिपीटेड मोड पर है, वो चीजें रिपीटेड मोड पे है। और नॉन रिकरिंग में वो चीज रिपीट नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ पहले आपको डायरेक्ट, मैं सिर्फ इसका एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, वो चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। रेकरिंग में क्या होगा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और वो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मान लीजिए 0.56565656, ये क्या हो रहा है? बार बार 56 आ रहा है, बार बार 56 आ रहा है। तो वो नंबर जो 56 वाली वैल्यू है, जो डिजिट है, वो रिकर हो रही है, बार बार रिकर हो रही है, बार बार रिकरिंग हो रही है, रिपीट हो रही है। बट नॉन रिकरिंग में क्या होती है? इसका एग्जाम्पल दूं तो कि इसमें 0.567215 ये आ रहे हैं नंबर्स, इसमें रिकरिंग नहीं हो रही। इसका एक और एग्जांपल देख लो आप, 3.12541254, तो वही डिजिट, चाहे वो डिजिट एक नंबर 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो, बट उसके बाद भी वही डिजिट आ रही है या वही वैल्यू आ रही है, वो आपकी क्या हो गई? रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग क्या हो गई कि 5672150, इसके आगे अलग अलग नंबर्स आते रहेंगे, वो सेम नंबर्स या वो वैल्यूज नहीं आएगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? डेसिमल्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट्स हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमने रैशनल नंबर्स के बारे में रिवाइज कर लिया। क्लियर? रैशनल नंबर हमने रिवाइज कर लिया। बट अब हम बात करते हैं चेक इफ डेसिमल एक्सपेंशंस की। किसकी बात करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। ठीक है। चेक इफ अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। अब ये चीज कैसे चेक करोगे? बताओ मुझे। ये चीज आप कैसे चेक करोगे कि अगर आपको कोई रैशनल नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई रैशनल नंबर दे रखा है कि वो टर्मिनेट है या टर्मिनेट नहीं है, ये चीज आप कैसे चेक करोगे? देखो आओ करते हैं। चेक इफ इज अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। क्या चेक करना है? कि एक रैशनल नंबर जो दे रखा है वो टर्मिनेट है या नहीं है। ठीक है। उसके लिए ना कुछ कंडीशंस है, दो कंडीशंस बनाई गई है। जो दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो आपका सिंपल है कि रैशनल नंबर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, वो मान सकते हैं। अब वो क्या है उसको पढ़ते हैं। इफ a upon b is rational number then its decimal expansions would terminate if both of the condition are। ये चीज मैंने आपको भी बताया। अगर मान लीजिए a upon b रैशनल नंबर है, a upon b क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है। अगर a upon b आपका रैशनल नंबर है तो व्हेन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, अगर हम उसको डिवाइड करके जो उसका डेसिमल्स का आंसर आ रहा है या डेसिमल एक्सपेंशन में कर रही हूँ, वो आपका टर्मिनेट है। वो टर्मिनेट कब होगा? जब आपके पास ये दो कंडीशंस जो लिखी हुई है वो अगर आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है, तो आपका जो रैशनल नंबर गिवन है वो आपका टर्मिनेट कहलाएगा। अब वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि एचसीएफ जो आना चाहिए ना दोनों नंबर्स का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम निकालते हैं दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे 1। आपका एचसीएफ क्या होना चाहिए? ए और बी का 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। आगे फर्स्ट कंडीशन आपकी ये एप्लीकेबल होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए? ताकि आप एक रैशनल नंबर को टर्मिनेट और नॉट टर्मिनेट बता सको। ठीक है। सेकंड, बी कैन एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 and 5। बी को, जो बी वाली वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, उसको हम क्या कर सकते हैं? एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सप्रेस करें। 1 तो सबका एचसीएफ हो ही जाएगा। आगे देखते हैं। तो अगर 2 and 5, अब दो नंबर्स हमने ऐसे लिए हैं 2 and 5, इनके अगर वो फैक्टर्स हुए ना, कोई भी नंबर्स अगर इनके फैक्टर्स हुए तो वो आपका टर्मिनेट कहलाएगा। सिंपल सी बात है, इस लाइन की मीनिंग पे मत जाओ। मैंने जितना आपको सिंपल वे में बताया है कि अगर आपका डेसिमल में, अगर आपके जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी आपके कोई भी रैशनल नंबर में, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू, वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का जो फैक्टर होगा वो 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर होगा, 2 का या 5 का फैक्टर होगा, तो वो आपका टर्मिनेट कहलाएगा। रैशनल नंबर आपका वहां टर्मिनेट होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। क्या कंडीशन है? तो फर्स्ट इज योर कि दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। सेकंड इज योर कि बी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस तो करेंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, और प्राइम फैक्टर्स लेने के साथ उसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो कौन से दो वैल्यूज में होने चाहिए? फर्स्ट इज योर 2 एंड सेकंड इज योर 5। फर्स्ट इज योर 2 एंड दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी, या तो 2 हो या 5 हो। ठीक है। इसकी पावर्स भी दे रखी है, वेयर आइदर एम और एन, या तो एम हो या एन हो, कुछ भी हो, कोई सी भी हो, चाहे 2 की पावर 2 हो, 3 की पावर 5 की पावर 3 हो, कुछ भी हो। बोथ कैन 0 या 0 भी हो सकती है, क्योंकि 0 हो के क्या हो जाएगी इस वैल्यू की? 1, और 1 भी तो एचसीएफ है। क्लियर? तो दोनों कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ताकि जो आपको रैशनल नंबर दे रखा है उसको आप टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग बता सको। इसको मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन के थ्रू कराती हूँ। इतना क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना किसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, की कैसे आप एक डेसिमल को, एक वैल्यू को, एक रैशनल नंबर को टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन बता सको, बिना किसी डिवाइड के, बिना किसी मेथड के। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिजिट लेती हूँ, मैंने एक वैल्यू, एक नंबर लिया, मैंने एक नंबर लिया 13 डिवाइड बाय 3125। क्या लिया? मैंने तो बहुत बड़ी डिजिट ले ली, सिंपल से कराना चाहिए। नहीं,
हम टफ ही करेंगे। हम स्टार्टिंग में ही टफ कर लेंगे तो हमारे लिए बाद में तो आसानी बचेगा ना। और ये कोई टफ वर्क नहीं है, बहुत इजी है। देखो चलो, 13/3125। मुझे क्या चेक करना है? पहले तो मुझे ये देखना है कि इसका एचसीएफ 1 है या नहीं। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था, क्या चेक करना है कि आपको इसका जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ, एलसीएम ले सकती हूँ 3125 का। क्या ले सकती हूँ? एलसीएम ले सकती हूँ। यहाँ मैं आपको एलसीएम लेते हैं हम 3125। इसके टेबल से आपको लास्ट में क्या दिख रहा है? 5। 5 दिख रहा है तो वो 5 के टेबल से ही जाएगा। 5 के टेबल से लेते हैं। 5 के टेबल में 31 आता है नहीं, बट 30 आता है। कितने टाइम में आता है? 6 बार में। बचा क्या? कितना बच गया? 1। ठीक है, अब 1 2 के पास जाके क्या बन गया? 12 बन गया। 12 बनने के बाद क्या हो गया? जब 1 2 के पास जाके 12 बन गया है तो वो 12 नहीं आता बट 10 आता है 2 टाइम्स में, तो 25 आ गया 5 बार में। 625 अगेन 5 आया तो मैं अगेन 5 से करूंगी। अगेन 5 से करूंगी तो 5 के टेबल में 5 1 बार में, 10 2 बार में, ये अगेन 5 बार में। अब फिर मैं अगेन 5 से करूंगी, ये आ गया आपका 25 बार में। फिर अगेन मैं 5 से करूंगी, ये 5 बार में। फिर अगेन मैं 5 से करूंगी। कब तक करूंगी? जब तक 1 ना आ जाए। तो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा। अब मुझे यहाँ पे 3125 3000 सॉरी 3125 जो डिजिट है, जो वैल्यू है, उसके प्राइम फैक्टर मैंने जो निकाले हैं, जो 5 आ रहे हैं, कितनी बार में आ रहे हैं? कितनी बार में आ रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं? तो जो 3125 के जो मैंने फैक्टर्स निकाले हैं वो कितनी बार में आ रहे हैं? 5 × 5 × 5 × 5 5 आ रहा है 5 टाइम्स। 5 आ रहा है 5 टाइम्स। तो 5 की पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 5 पावर्स हो गई, 5 पावर्स हो गई। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 की पावर 5। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये 5 का फैक्टर है और मुझे क्या कंडीशन चेक करनी थी? मुझे दो नंबर्स की वैल्यू कंडीशन चेक करनी थी। फर्स्ट इज योर 2 एंड सेकंड इज योर 5। तो यहाँ 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपका क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इसका जो फैक्टर आया है वो आपका, जो इसका फैक्टर आया है वो आपका 5 में आया है। मैंने दो ही तो नंबर बताए, एक 2 और एक 5। तो आप इसे लिख सकते हो, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है बच्चों? से यस। ओके, क्लियर है, समझ आया? ठीक है, मैं इसके एक दो और क्वेश्चन कराती हूँ, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक और नंबर लिया, एक और डिजिट ली 17/8। मैंने अब छोटी डिजिट ले ली, अब मैंने छोटी वैल्यू ले ली। अब आपको अगेन क्या करना है? 8 का एलसीएम लेना है। 8 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता ही है 8 के कितने फैक्टर्स आएंगे, 2 2 अगेन 2 अगेन 2, दिस इज योर 1। मतलब 2 के फैक्टर्स आ गए 3 टाइम्स। आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो 8 के फैक्टर्स मैंने निकाले वो 2 × 2 × 2, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे 2 की आ गई पावर, वहां 5 की थी, तो 2 की पावर भी तो चेक है ना टर्मिनेट के लिए, है ना? तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी उस स्टेटमेंट में आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, बट क्वेश्चन करने के बाद वो चीज आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेके कराती हूँ। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लूं, ये मैंने आपका ले लिया, मान लो 64455। अब मैंने जो डिजिट लिया, अब जो वैल्यू लिया मैंने वो लिया 64, नीचे लिया 455। अब मैं 455 का क्या ले सकती हूँ? एलसीएम लेती हूँ। 455 का एलसीएम कितना आ जाएगा? अगेन मैं 5 से लूंगी तो 5 के टेबल में 91 बार में आता है।
5 के टेबल में 91 बार में आता है। 91 किसके टेबल में आता है? किसके टेबल में आता है 91? 7 के टेबल में आता है। कितनी बार में? 13 बार में। और 13 किसी के टेबल में नहीं आता, 13 1 के टेबल खुद के टेबल में ही आता है। इसके फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं आपको? एक 5 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है और एक 13 दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 4 5 5 के मैंने जो 3 फैक्टर्स बनाए, 5 इंटू 7 इंटू 13, यहाँ पे तो कोई किसी की पावर मैच ही नहीं हो रही, तीनों ही अलग डिजिट्स हैं, इसके फैक्टर ही नहीं बन रहे, तो ये आपका टर्मिनेट होगा या नहीं? नहीं होगा। दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जितना भी मैंने आज आपको क्लास में पढ़ाया, आपको सारा समझ आया होगा आई होप। और इन्हीं क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे कॉन्सेप्ट्स, बट जितने कॉन्सेप्ट्स है ना वो ज्यादा क्लियर होंगे, और जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जितने आपका माइंड शार्प होता जाएगा, जितने क्वेश्चंस करते रहोगे, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को 10 बार करो, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस के वैल्यूज अलग अलग ले लो, डिजिट्स अलग अलग ले लो, बट एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार करोगे तो बार बार करने से क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। क्या होंगे? कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आगे हम इसी चैप्टर के हमने जितने भी अभी तक टॉपिक्स पढ़े, टॉपिक से रिलेटेड हमने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, बट नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा डिटेल में, कि आपके सारे चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स है वो कवर अप हो जाए, और उसके हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। तो प्लीज प्रैक्टिस कर कर आना सभी, ठीक है।